कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज 11th नवंबर का एनालिसिस। हाँ, थोड़ा सा डिले हो गया है एक्चुअली ड्यू टू ऑल द दिवाली बस इट इज गेटिंग डिलेड, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, नेशनल एजुकेशन डे से रिलेटेड। ठीक है, तो भाई 2008 से ही हम नेशनल एजुकेशन डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मना रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद की, क्योंकि ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर्स थे। ठीक है, सो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो आपको पता है सीनियर लीडर्स थे आईएनसी के। ठीक है, आईएनसी के मेंबर थे ये। इंडियन नेशनल एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने अपने टेन्योर में। इनका मेन फोकस क्या था? फ्री प्राइमरी एजुकेशन हो बच्चों के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस था, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े होके फिर इन्होंने ही कमान संभालनी है प्राइमरी एजुकेशन वाले बच्चों ने। आजाद वाज अवॉर्डेड भारत रत्न, ठीक है, इन 1992 पोस्टमसली इनको दिया गया था। ही वाज आल्सो अ पायनियर फॉर एस्टैब्लिशिंग आईआईटीज एंड द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, जो फिर ओवरसी करता है यूजीसी, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको। देन रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो स्टार्टेड 1912 में इन्होंने वीकली जर्नल इन उर्दू अल हिलाल बेसिकली स्टार्ट की थी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया था। ठीक है, क्योंकि मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स थे जो 1909 में, उसके बाद काफी ज्यादा हिंदू मुस्लिम रिफ्ट क्रिएट हो गया था। एंड गवर्नमेंट ने बोला कि अल हिलाल एज अ प्रोपेगेटर ऑफ सेसेशनिस्ट व्यू, सेसेशनिस्ट मतलब कि बेसिकली अलग करना चाह रहे हैं खुद को ब्रिटिश राज के, ब्रिटिश राज से अलग करना चाह रहे हैं, और इसको बैन कर दिया गया था। सो ही सपोर्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, एंड एंटर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920। सो इन 1923 ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी ये हो चुके हैं, एंड ही अगेन भी 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं 1923 और 40 में। कंट्रीब्यूशन क्या है? सेक्युलरिज्म रेस्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वहादत हिंद। ठीक है, ऑन द वन हैंड एंड डिसरिगार्डिंग द इंटरमीडियरीज, द प्रीस्टली क्लास एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो इनका बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का क्या मतलब था कि रिलीजन को एक कोर प्रिंसिपल होना चाहिए लोगों की जिंदगी में, एंड बेसिकली इसे इंस्टीट्यूशन वाइज भी होना चाहिए। ये थियोक्रेसी स्टेट की फाउंडेशन के लिए नहीं बोल रहे थे, बट एक कोर प्रिंसिपल होना चाहिए रिलीजन का। ही कैप्चर्ड ट्रू एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म एंड प्लेस्ड हाईएस्ट स्टेक्स इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन माइंड एंड मैन कॉन्शियसनेस अबाउट हिमसेल्फ। एज अ एजुकेशन मिनिस्टर्स ही डिजायर दैट द रिलीजियस एजुकेशन बहुत जरूरी होनी चाहिए अलॉन्ग विद सेक्युलर एजुकेशन। तो ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आप कहीं पे आप लिख सकते हैं कि इनके व्यूज, क्योंकि देखा जाए तो आज के टाइम में रिलीजियस रिफ्ट इतना क्रिएट हो गया है, तो बहुत जरूरत है आज के टाइम में रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट करने की। कॉमन वैल्यूज ऑफ ऑल रिलीजन शुड बी टॉट टू स्टूडेंट्स, तो हर बच्चे को सिखानी चाहिए ताकि वो प्रेजुडिसेस ना कर सके, ठीक है, अगेंस्ट ईच अदर। वो ये ना सोच सके कि ये कोई उनको झूठ मूठ बहका देगा, इस बुक में ये लिखा है, इस बुक में ये लिखा है, और फिर वो मान लेंगे उस चीज को। तो बेसिकली दे शुड हैव अ रैशनल बिहाइंड एवरीथिंग। Secularism, according to Azad, was not in confining religions to observance of certain ritual within home, but in religious inspiring followers to live righteous path. Righteous path follow करने की बात कहते थे, and जो Almighty थी उसकी guidance seek करने की बात कहते थे, and वो चाहते थे कि लोग उनकी गाइडेंस लें ऑलमाइटी की, एंड फिर वो उनसे ही बेसिकली सीखें कि क्या राइट पाथ है, क्या रॉन्ग पाथ है। एंड देयर फॉर एवरी ह्यूमन बींग हैज टू स्ट्रगल टू बिकम बेटर फॉलोअर ऑफ रिस्पेक्टिव रिलीजन। तो वही इनका फंडा है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड। ठीक है, देन इज अबाउट जीएसपी। ठीक है, तो जीएसपी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? ये एक यूएस का ट्रेड प्रोग्राम है, बेसिकली यूएस का है, ताकि वो प्रमोट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारे इंडिया जैसी है डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि उनको प्रेफरेंशियल ड्यूटी फ्री एंट्री दिया जा सके। ठीक है, प्रेफरेंशियली मतलब एक कंट्री को दे रहे, मान लो इंडिया पाकिस्तान को नहीं दे रहे पर इंडिया को दे रहे हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल दे रहे हैं, ड्यूटी फ्री एंट्री कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि उनको बेनिफिशियल हो जाए उनके लिए। ठीक है, तो जीएसपी कब बना था? 1976 में, फॉलोड द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। तो अभी बेसिकली रिस्टोर करने की बात की गई है, क्योंकि जो बिडेन इलेक्ट हो चुके हैं एंड ट्रंप ने हमें अलग कर दिया था जीएसपी से। पहले हम क्योंकि काफी बड़े बेनिफिशियरीज थे जीएसपी से रिलेटेड, एंड जीएसपी नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है पहली बार। ठीक है, कि ये नहीं कि यूएस आपको दे रहा है तो आपको भी यूएस को देना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ताकि आप डेवलपमेंट सपोर्ट दे सको पुअर कंट्रीज को, ताकि उनकी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सको डेवलप्ड कंट्रीज में पहुंचने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके इन बेनिफिशियरीज कंट्रीज बाय हेल्पिंग दीज कंट्रीज टू इंक्रीज एंड
इंक्रीज देयर ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स। इंडियन एक्सपोर्टर्स बेनिफिट इनडायरेक्टली, ठीक है, थ्रू द बेनिफिट्स दैट एक्रूज टू द इम्पोर्टर बाय वे ऑफ रिड्यूस टैरिफ और ड्यूटी फ्री एंट्री, ठीक है, तो ड्यूटी फ्री एंट्री मिल जाती है तो वो इनडायरेक्टली सपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका बेसिकली सामान वो अपना थोड़ा बहुत सस्ता बेच सकते हैं उधर। एंड रिडक्शन और रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन प्रोडक्ट मेक इट मोर कॉम्पिटेटिव टू द इम्पोर्टर, ठीक है। इससे रिडक्शन से क्या होगा, वही चीज़ वो यूरोप में मान लो भेज रहे होंगे पर वहाँ पे ड्यूटी फ्री ज़्यादा होती है, वहाँ पे झंझट भी बहुत होता है, बहुत सारे क्लियरेंसेस की ज़रूरत होती है, तो आप वो उनको एक ऑल्टरनेटिव एंड बेटर मार्केट मिल जाती है। टैरिफ प्रेफरेंस हेल्प्स न्यू इम्पोर्टर्स, तो जो बडिंग इम्पोर्टर्स हैं उनको उनकी काफ़ी मदद होती है, उनका मार्केट शेयर एक्सपोर्टर्स का ज़्यादा बढ़ रहा है एंड इम्प्रूव देयर प्रॉफिट मार्जिन इन द डोनर कंट्री, ठीक है। देन इज अबाउट अर्मेनिया एंड अजरबैजान एग्री ऑन पीस डील, ठीक है, तो जो नगोर्नो काराबाख रीजन है हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो अर्मेनियन, ठीक है, ये अर्मेनियन रीजन है, इधर ये वाला इधर अर्मेनियन रीजन है, ये अजरबैजान, तो ये जो बीच का पार्ट है ना ये है नगोर्नो काराबाख रीजन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो लैंड एरिया है ना, ये लैंड एरिया तो है अजरबैजान का, ठीक है, पर इसमें बहुत सारी अर्मेनियन पॉपुलेशन रह रही है, तो ये दिक्कत आती है इसमें। तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। उन्होंने बोला कि भाई हम पीस डील साइन कर लेंगे, ठीक है, तो रशिया ने इंटरमीडिएट किया इसमें, पहले भी सीज फायर एग्रीमेंट हो चुके हैं एंड वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज ने इसमें बेसिकली घुसे थे, तब जाके इनमें सीज फायर एग्रीमेंट हुए, तो कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ठीक है, तो नगोर्नो काराबाख रीजन के ऊपर ही कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एंड विच इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, मैं बता चुकी हूँ, पर इसमें रहते कौन है, अर्मेनियंस, ठीक है। अब दोबारा क्यों आई भाई, वही एथनिक टिंडर बॉक्स है ये, क्योंकि अर्मेनियन पॉपुलेशन मेजरली क्रिश्चियन है एंड अजरबैजान में काफी सारी मुस्लिम डोमिनेटिंग पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो एथनिक क्लैशेस होते हैं, लोकल फाइट ड्रू इन रीजनल पावर्स, तो आसपास के लोग भी जो कंट्रीज ताक लगाए बैठे रहते हैं, ठीक है, वो भी आ गए, तो तभी तो कल हमने जो इथोपिया का पढ़ा था कि वहां पे हो सकता है टिग्रे रीजन में, क्यों अब वहां पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां पे देखो कोई भी चीज ना लोकली ही स्पार्क होगा सबसे पहले, पर आसपास जैसे डिजिबूटी है, वहां चाइना का मिलिट्री बेस है, तो वो सबसे पहले आके घुसते हैं, फिर वो अपने बीच में सेल्फ इंटरेस्ट देखने लगते हैं एंड वार्निंग साइंस वेंट इग्नोर्ड। स्टोरी क्या है इसकी, इट इज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, पर पॉपुलेशन किसने, मेजोरिटी अर्मेनियंस की। सोवियत यूनियन सॉ इंक्रीजिंग टेंशन इन द 1980s, सो नगोर्नो काराबाख वोटेड टू बिकम पार्ट ऑफ अर्मेनिया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा ऐसे कैसे भाई, हमारा जमीन का टुकड़ा है, हम नहीं देंगे, एंड सिंस देन नगोर्नो काराबाख हैज रिमेन्ड पार्ट ऑफ अजरबैजान, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वॉर स्टार्ट हो गया था 1994 में, पर वहां पे काफी सारे सेपरेटिस्ट एथनिक अमेरिकन अर्मेनियंस रहते हैं एंड वहां पे अर्मेनियन गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, ठीक है, एंड वहां पे फिर इंटरनेशनल पावर्स आके मीडिएट भी करी, पर पीस एग्रीमेंट नहीं हो पाया, एंड अर्मेनिया में क्रिश्चियंस रहते, अजरबैजान मेजोरिटी मुस्लिम्स, टर्की की काफी क्लोज टाइज है अजरबैजान के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली टर्की में भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, एंड रशिया की है अर्मेनिया के साथ, ठीक है, अजरबैजान के साथ भी है पर थोड़ा उनका टिल्ट है उधर पे, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट mRNA वैक्सीन, ठीक है। बेसिकली mRNA वैक्सीन किसने बनाई है, mRNA वैक्सीन ये पिफीजर के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पिफीजर वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन की तरीके से काम करेगी। देन इसको बेसिकली क्लियर करने के लिए रिव्यू कमेटी द्वारा जाएगा, ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक की ही बॉडी है ये, वो रिव्यू करेगी एंड फिर इसको सेफ डिक्लेयर करेगी, फिर जाके वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएंगे फॉर ह्यूमन ट्रायल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन को देख लो भाई कैसे काम करती है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। वैक्सीन क्या होगा, मान लो ये एंटीजन कीड़ा है, ठीक है, इस कीड़ा का कोई भी एक टांग काट ली, ठीक है, मतलब उसको एंटीजन का एक छोटा सा पार्ट हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं वैक्सीन के रूप में, ठीक है, एंड फिर हमारी क्या बॉडी ट्रेन हो जाएगी कि भाई अरे ये तो कीड़ा नया नया आया है, पहले वो रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है, इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाएगा, वो उस पर अटैक करेगी एंड फिर वो बॉडी के पास मेमोरी होती है, वो उसे याद रखेगी, अगली बार उस तरीके का एंटीजन आएगा तो वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी टू द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ट्रेडिशनल वैक्सीन्स क्या होती हैं, स्मॉल और इनएक्टिवेटेड डोज ऑफ होल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, पहले पूरा पूरा एंटीजन यूज करते थे, पर आज के टाइम में क्या होते थे, थोड़ी सी टांग यूज कर ली, थोड़ा सा मुंह का पार्ट यूज कर लिया, तो इस तरीके से यूज करते हैं इन बिट्स एंड पीसेस। तो mRNA वैक्सीन क्या होती है, ट्रिक्स बॉडी इनटू प्रोड्यूसिंग सम ऑफ वायरल प्रोटीन इटसेल्फ, ठीक है, तो खुद ही हमारी बॉडी में mRNA डाल देंगे, ठीक है, mRNA
एमआरएनए डाल देंगे वायरस का, क्योंकि हमने वायरस को डिकोड कर लिया है अच्छे खासे, उसका जेनेटिक सीक्वेंस क्या है, तो उस तरीके का एमआरएनए बनाया और बॉडी में इंसर्ट कर दिया, तो उससे क्या है वायरल प्रोटीन्स बनने लगे। ये मान लो एमआरएनए है, आरएनए से क्या बनेंगे प्रोटीन, पर ये प्रोटीन नॉन इन्फेक्शियस है, तो ये प्रोटीन बन गए तो हमारी बॉडी ऐसे ही इस पे रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, it works by using mRNA which is with the molecules that essentially put DNA instructions into actions, क्योंकि पहले डीएनए ही हुआ होगा जिससे ही आरएनए आया है ना, तो डीएनए की इंस्ट्रक्शंस को ये पुट डाउन करेगा इनटू प्रोटीन्स। ठीक है, एंड एमआरएनए इज यूज एज टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब इसके ऊपर ही प्रोटीन बनता है। हाउ इट वर्क्स टू प्रोड्यूस एमआरएनए वैक्सीन, साइंटिस्ट प्रोड्यूस सिंथेटिक वर्जन, मैंने बताया ना कि बाहर से उन्होंने जिस तरीके से मान लो ATGC GCC इस तरीके से जेनेटिक सीक्वेंस होता है जो वायरस का है, उसी तरीके से एमआरएनए का बना लिया इन्होंने, एंड फिर वो अपने प्रोटीन बनाता रहेगा। एमआरएनए इज डिलीवर्ड इनटू ह्यूमन बॉडी, फिर सेल उसको रीड करेंगे और बोलेंगे अरे अच्छा ये तो प्रोटीन है, चलो ठीक है बना लेते हैं, नॉर्मली है। पर वो तो सेल, क्योंकि वायरस भी तो सेम ही काम कर रहा है ना, हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के सेल्स उनको यूज कर रहा है अपना काम निकालने के लिए, तो हम भी सेम वायरस का ही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। दीज प्रोटीन्स आर सॉलिटरी एंड ये असेंबल नहीं होते, वायरस नहीं बनता अंदर जाके, एंड इम्यून सिस्टम फिर डिटेक्ट कर लेता है और फिर उनको खत्म कर देता है। सिग्निफिकेंस ऑफ एमआरएनए वैक्सीन क्या होती है, एक तो इन्नेट होती है, देयर आर 2 पार्ट्स, इन्नेट होती है जो डिफेंस हम जिसके साथ पैदा हुए, मान लो छींक आ जाएगी, कोई अगर हमारे अंदर वो घुस गया, हे डस्ट घुस गया या डस्ट होता है तो छींक आने लगती है, तो ये डिफेंसेस हैं जिसके साथ हम बॉर्न हुए हैं। एक्वायर्ड जो हमने वैक्सीन वगैरह लगवा के हमने डेवलप किए हैं। क्लासिकल वैक्सीन मॉलिक्यूल्स यूजुअली वर्क विद एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एंड इनेट इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय अनदर इंग्रेडिएंट कॉल्ड एडजुवेंट। ठीक है, एडजुवेंट के साथ ही बेसिकली एडजुवेंट किसे कह रहे हैं, कोई भी वैक्सीन तरीके की चीज जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब हमने अटेन की है लाइफ टाइम में, उसको बनने में मदद करती है। ठीक है, एमआरएनए वैक्सीन कुड आल्सो ट्रिगर द इनेट इम्यून सिस्टम प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये भी बोला जा रहा है एमआरएनए इस चीज में हेल्प करेगी। तो किसी को डाउट था आरडीएनए रिकम्बिनेंट, बोल रहे कि मैम आप हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं यूज कर सकते उसको बनाने में। तो बेसिकली क्या होता है रिकम्बिनेंट डीएनए में, क्या होता है मान लो ये डीएनए है, ठीक है, नॉर्मली डीएनए है, तो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम इसका ये वाला पार्ट हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, और हमने एक और पार्ट इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो हम चाहते हैं। इससे क्या होगा, वो उसी तरीके का प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब वायरस के केस में हम सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और फिर इसको ह्यूमन सेल में ट्रांसफर करेंगे एंड फिर वो बेसिकली जो हम चाहेंगे उसी तरीके से बन जाएगा। तो रिकम्बिनेंट डीएनए भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे एमआरएनए बेसिकली बनाया है क्योंकि बेसिकली क्या होता है एफिकेसी एंड एफिशिएंसी देखा जाता है। ठीक है, जिसकी बेहतर होती है वही सिलेक्ट होता है, वरना वैक्सीन बनाने के तो बहुत सारे तरीके भी हैं, पर वो डिपेंड करता है वो कौन से टेम्परेचर पे स्टोर हो रही है ना, तो हर चीज अकाउंट में ली जाती है जब आप वैक्सीन तैयार करते हो। ठीक है, तो आरडीएनए वैक्सीन भी पॉसिबल होती है। एंड रिकम्बिनेंट ऐसा नहीं होता कि वायरस के पास डीएनए नहीं है तो फिर वो कैसे बनाएगी। आप कह रहे थे कि वायरस के पास डीएनए नहीं है तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए यूज नहीं कर सकते। तो भाई रिकम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है कि उनके पास डीएनए, आप डीएनए और आरएनए को क्या समझ रहे हो, डीएनए आरएनए के पास एक ही चीज कॉमन होती है एटीजीसी। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स ही होते हैं उनके पास। ठीक है, तो अगर हमने आरडीएनए में डालना है, ठीक है, आरडीएनए को वायरस जैसा बनाना है, वायरस के डीएनए जैसा, तो हम इसमें यही सीक्वेंस बना देंगे ना, यही सीक्वेंस बना दे तो ये वायरल का डीएनए हो जाएगा, तो फिर हम डायरेक्ट इसको ह्यूमन सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज रिकम्बिनेंट डीएनए। इसमें ये नहीं है कि वायरस का डीएनए है और फिर हम आरडीएनए कैसे करेंगे, तो ऐसे मिक्स मत करिए कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, अगर आपको और क्लियरेंस चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं अगली वीडियो में एक डेडिकेटेड 5-6 मिनट का इसको बना दूंगी। ठीक है, देन इज अबाउट 30 मीटर टेलीस्कोप। तो नोबेल लॉरेट के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया ऑन 30 मीटर टेलीस्कोप, प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ। ठीक है, तो ये 30 मीटर टेलीस्कोप क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा लार्ज टेलीस्कोप है। ठीक है, 30 मीटर टेलीस्कोप ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। तो फंड कौन कौन करता है, कनाडा, चाइना, हम भी करते हैं, जापान एंड यूएसए, ये लोग इसको फंड करते हैं। लोकेशन कहाँ, हवाईन आइलैंड्स है ना जो यूएस स्टेट के, तो वहां पे इसकी लोकेशन है, यूएस के बगल में ही। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका के बगल में। देन इज अबाउट द टीएमटी इज डिजाइन फॉर नियर अल्ट्रावायलेट टू मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी क्या पर्पस होता है इसका, टू असिस्ट इन करेक्टिंग इमेज ब्लर।
सो इट विल इनेबल साइंटिस्ट टू स्टडी फेंटर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट कर सकता है इमेज ब्लर को, एंड विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, एंड फाइनर डिटेल्स ऑफ नॉट सो फार अवे ऑब्जेक्ट्स लाइक अनडिस्कवर्ड प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम प्लैनेट्स ये बता देता है, ठीक है। देन इज अबाउट ये 12 टाइम शार्पर है देन द हबल स्पेस टेलीस्कोप, तो ये भी थोड़ा आप देख सकते हैं। देन इज अबाउट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो भाई सीवियर कैटेगरी में चला गया एयर क्वालिटी, फिर से ये तो हर साल की बात ही हो गई है। सो द न्यूली फॉर्म्ड कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, बेसिकली कमीशन बनाई गई है, हैज गिवन द सीपीसीबी पावर्स, जो सीपीसीबी की पावर्स है वो इसे दी गई है, टू ऑपरेशनलाइज मेजर्स अंडर जीआरएपी ऑन एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो जीआरएपी क्या है? सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, ठीक है। ये भाई इमरजेंसी मेजर्स हैं, ये साल के किसी और टाइम पे आप नहीं लगा सकते। इमरजेंसी मेजर्स है पहली बात, ताकि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके डिपेंडिंग ऑन एयर क्वालिटी। पहले एयर क्वालिटी देखेंगे, ठीक है, वही गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सिवियर, इस तरीके से अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था, तो अब इसके तहत हमने कौन सी बॉडी बनाई थी? ईपीसीए, ईपीसीए बनाई थी। तो ये ईपीसीए कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल से बनी है, एंड ये इमरजेंसी मेजर पे ही काम करती है। व्हेन एयर क्वालिटी शिफ्ट फ्रॉम पुअर टू वेरी पुअर, द measures list to have followed since the plan is incremental in nature, ठीक है। इंक्रीमेंटल क्यों है? क्योंकि गुड, मॉडरेट, सेटिस्फैक्ट्री, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर, इससे काम करती है। तो ये काम नहीं करा तो ये नहीं तो ये, तो इस तरीके से इंक्रीमेंटल जाते हैं इन देयर रिस्पॉन्सेज। ओवरव्यू क्या है? एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है इन द 13 डिफरेंट एजेंसीज, क्योंकि जो एनसीआर एरियाज है वो सिर्फ दिल्ली का नहीं होता, दिल्ली के आसपास जो स्टेट्स हैं वो एरिया भी कवर आता है, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। हेड ऑफ द टेबल इज द ईपीसीए मैंडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ एनी मेजर्स, ईपीसीए मीटिंग करता है फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल एनसीआर स्टेट्स, एंड फिर कॉल ली जाती है, ठीक है। तो ये दे रखा है, ये इस तरीके से वर्क करते हैं। मैं ये टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, बाकी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। तो ये जो कमीशन बिठाई गई है, इसका क्या काम है? सेटअप थ्रू द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर रीजन ऑर्डिनेंस, बेसिकली ऑर्डिनेंस से लेकर आए हैं, ये कमीशन का गठन किया गया है इन अक्टूबर। दिस विल सुपरसीड बॉडीज सच एज सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम ही काम कर रही है ना, तो इमरजेंसी में फिर कहेगी चलो भाई सेंटर स्टेट पॉल्यूशन वालों, तुमने पूरा साल तो काम नहीं किया, मुझे काम करने दो। एंड इट विल हैव पावर्स टू इशू डायरेक्शन टू गिव स्टेट गवर्नमेंट, की स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगी चलो तुम्हारी पॉल्यूशन वाली बॉडी काम नहीं कर रही ना, अब तुम मेरे ऑर्डर्स लोगे। इट विल बी अ परमानेंट बॉडी, ठीक है, परमानेंट तो होगी पर काम इमरजेंसी में ही करेगी, एंड विल हैव ओवर 20 मेंबर्स। चेयरपर्सन टू बी चेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ रैंक ऑफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, तभी तो स्टेट्स बात सुनेंगे ना, चीफ सेक्रेटरी रैंक का बंदा होना चाहिए। एंड एक्सक्लूसिवली जुरिस्डिक्शन ऑफ ओवर एनसीआर इन एंड रीजन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान इन मैटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, एंड सीपीसीबी एंड इसरो के साथ भी काम करेगी। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।